दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 4 और 5 फरवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलता है आपको डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के लिए भी, एसएससी के लिए भी, आईबीपीएस के लिए भी, एनटीपीसी के लिए भी, आरआरबी के लिए भी ऐसा क्वेश्चन ये बनाया जाता है ताकि ये सभी एग्जाम में काम आए। तो आज ही सब्सक्राइब करें एग्जाम मंथन को। तो चले शुरू करते हैं आज का डेली एमसीक्यू मंथन। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बुक जो लिखी गई है काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के द्वारा लिखी गई है। इस बुक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। इसके ऑथर कौन है? चेतन भगत, अल्फ्रेडो, दलाई लामा या फिर हामिद अंसारी? तो सही आंसर है, ये हमारा लिखा गया है दलाई लामा के द्वारा। ये बुक को एडिट किया गया है रेणुका सिंह के द्वारा। और इसमें जो है दलाई लामा, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, इनके करीब 130 कोट्स को पब्लिश किया गया है। इसमें उन्होंने कई सारे जो इनके पर्सनल व्यूज़ हैं इंडिया चाइना पे, चाहे वो तिब्बत पे हो गए या फिर लोगों कैसे पैंडमिक में रिकवर करें, कैसे अपने आप को खुश रखें, उस पर डिटेल से इन्होंने बुक में चर्चा करी है। अगर आपको टाइम मिले या समय मिले तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेस्ड है डेमोक्रेसी इंडेक्स, अभी हाल ही में ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है क्या है, लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 111, 53, 73, 77 या फिर 93? तो सही आंसर है, इंडिया की रैंकिंग है 53। तो सबसे पहली बात, ये जो रिपोर्ट है, ये इंडेक्स है, ये किसके द्वारा बनाई जाती है? ये बनाई जाती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या किया है कि करीब 5 कैटेगरी में को लेकर के ये पूरा रिपोर्ट बनाते हैं। 5 कैटेगरी को इस्तेमाल करते हैं, जैसे वहाँ के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसा है, पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, लोगों में सिविल लिबर्टीज कैसे हैं। उसी में ये लोग करीब 60 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं और पूरे वर्ल्ड को जो डेमोक्रेसीज हैं उनको 4 मेजरली कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे हमारा हो गया फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉट डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रिजिम या फिर ऑथोरिटेरियन रिजिम। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो इस साल है 53, पिछले साल थी ये 51, मतलब इंडिया की रैंकिंग थोड़ी खराब हुई है। और इस बार टॉप किसने किया है? तो नॉर्वे ने टॉप किया है। इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, उस इंडेक्स के अंदर पूरा वर्ल्ड का उन्होंने मैप बनाया है, जिसमें कई सारी कंट्रीज को अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया है। जैसे इंडिया को उन्होंने रखा है फ्लॉट डेमोक्रेसी में, फुल डेमोक्रेसी में वो रखते हैं कनाडा को और इधर ऑस्ट्रेलिया को और न्यूजीलैंड को। और यहाँ पे लाल ज़्यादा कहाँ पे देख रहे हैं? लाल येलो जो है ये आप देख रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़्यादा है। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्लास चलते रहते हैं, जैसे हमारा इरिट्रिया में क्लास चल रहा है टिग्रे रीजन के लिए, सूडान में चल रहा है हमारा क्लास। तो ये जो कंट्रीज़ हैं अफ्रीकन कंट्रीज़, कई सारे क्लास के कारण न्यूज़ में बने रहते हैं, तो उनका भी आपको नाम ध्यान में रखना है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेस्ड है मो जंगल एंड नो योर फॉरेस्ट लैंड। ये दोनों जो है अभी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया है, किस राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल? तो सही आंसर है, ये लॉन्च किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये जो ऐप लॉन्च किए हैं वो किया है 5T के तहत किया है। इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा, 5T के नाम से उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। इस जो ऐप में मो जंगल में क्या बताया है? मो जंगल में उन्होंने बताया है कि जितने भी इन्फॉर्मेशन एफॉरेस्टेशन की एक्टिविटीज चल रही है वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और साथ में आप चाहें तो वहाँ पे अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। और नो योर फॉरेस्ट लैंड में पूरी इन्फॉर्मेशन फॉरेस्ट की वहाँ पे प्रोवाइड की गई है, तो आप इसको डाउनलोड करके यहाँ पे देख भी सकते हैं। और थोड़ी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं फॉरेस्ट के वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो फॉरेस्ट कवर फैक्ट्स है वो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बेस्ड है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 पे, और इस पे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसलिए यहाँ पे ये फैक्ट्स प्रोवाइड किया गया है ताकि आप इस पीपीटी का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके इसे आराम से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इंडिया के अंदर जो टोटल फॉरेस्ट कवर कितनी है वो हमारे 24.56, और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर और साथ में ट्री कवर। ट्री कवर जो हमारा मात्र है 2.89%, और जो हमारा यहाँ पे फॉरेस्ट कवर है वो 24.56 है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ देते हैं कि ट्री कवर इंडिया में कितना परसेंटेज है। और इंडिया का फर्स्ट स्टेट कौन सा है जिसमें लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है? तो वो हमारा है मध्य प्रदेश, सेकंड है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है हर एक एग्जाम के लिए। और
कई बार पूछा जाता है कि आपको उस स्टेट का नाम बताइए जिसमें परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा है, तो वो है मिजोरम, फिर है अरुणाचल प्रदेश। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि अरुणाचल प्रदेश दोनों में सेकंड है, फर्स्ट यहाँ पे चेंज हो जाता है, एम से होता है मध्य प्रदेश, एम से होता है मिजोरम। फर्स्ट यहाँ पे मध्य प्रदेश में है, टोटल फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, और परसेंटेज वाइज देखें तो मिजोरम का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। अभी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट जो कि FAO के द्वारा ये 5 साल में पब्लिश की जाती है, इसमें बताया गया था कि इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट कवर है वो वर्ल्ड का फॉरेस्ट कवर का 2% है। तो इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और साथ में इंडिया की जो रैंकिंग है टोटल फॉरेस्ट कवर अगर ग्लोबली देखा जाए तो वो 10th पोजीशन है। दोस्तों एक और पॉइंट है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किस ये फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक किस स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया ग्रो किया है परसेंटेज में। तो सब फर्स्ट आता है यहाँ पे कर्नाटका, सेकंड है आंध्र प्रदेश। आप 2 स्टेट का नाम याद रखिए, यही पूछे जाते हैं। तो और बाकी ये वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेस्ड है, इंडिया फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर, भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण केंद्र किस स्थान पे खोला गया है? भोपाल, रोहतक, चेन्नई या फिर तिरुवनंतपुरम? तो सही आंसर है ये हमारा खोला गया है चेन्नई के अंदर। चेन्नई कहाँ पे है? यह हमारे तमिलनाडु में। ये खोला कब गया? अभी आप जैसा आपको पता ही होगा कि 2 फरवरी को हम लोग वेटलैंड डे सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी के दिन इसको खोला गया है। इस सेंटर का नाम रखा गया सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। और ये हमारी किसकी पार्ट होगी? ये हमारी पार्ट होगी नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट की पार्ट होगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की अंतर्गत आती है। तो ये काम क्या करेगी? ये इस एजेंसी सेंटर का काम ये होगा कि हमारे जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनसे कोऑर्डिनेट करेगी, और साथ में आगे जितने भी कंजर्वेशन और मैनेजमेंट एफर्ट्स हैं उसको डिस्कस करेगी और इंडिया में इंप्लीमेंट करेगी। दोस्तों आपको पता ही होगा कि इंडिया के अंदर जो करीब जो 42 रामसर साइट्स हैं, रामसर साइट्स वो होते हैं जो वेटलैंड होते हैं जिसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में इंक्लूड कर दिया गया है। तो ऐसे कुछ जो 5 इंपॉर्टेंट हमारे वेटलैंड्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया था रामसर साइट में, तो उनका नाम था शोकर लेक। शोकर लेक हमारा पड़ता है लद्दाख रीजन में। दूसरा है हमारा सुर सरोवर, और तीसरा है हमारा कबरताल, चौथा है हमारा असर कंजर्वेशन रिजर्व, और 5वां है लुनार लेक। ये पांचों को जो है 2020 में ऐड किया गया है रामसर साइट्स में, इसलिए आप इनका नाम ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। दोस्तों वेटलैंड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए। तो आप ये जो पॉइंट दे रखे हैं इसको आराम से आप आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप यूपीएससी या फिर सीजीपीएससी या फिर कोई भी और एग्जाम दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं स्टेट पीसीएस का, उसमें आप इन पॉइंट्स को आराम से एनवायरनमेंट टॉपिक में आराम से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले देखिए ये यहाँ पे बता रखा है इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे बना है, सेंटर कहाँ बना है, वो हमारा बना है चेन्नई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि अभी हाल ही में जो प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम को उनको दोबारा रीअपॉइंट कर दिया गया, तो इनका नाम क्या है? तो सही आंसर है इनका नाम है NP ट्रोंग, ग्युएन फ्यू ट्रुंग इनका नाम है। इनको दोबारा से वियतनाम का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। ये इनका 3rd टर्म है, इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों वियतनाम जो है अगर आप देखेंगे तो हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है और इसका कैपिटल है हनोई, करेंसी है यहाँ की डोंग। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूग्यान जॉन फुक, इनका भी नाम आप ध्यान में रखिएगा। वियतनाम का जो एक फेमस निकनेम है उसको बोला जाता है किंगडम ऑफ मोटर बाइक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और वियतनाम की जो बिगेस्ट केव है वो वर्ल्ड की बिगेस्ट केव है, उसका नाम है सॉन डोंग केव। और वियतनाम जो है इंडिया का वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्लैक पेपर का, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इंडिया के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है ब्लैक पेपर का? तो वो हमारा अपना स्टेट है कर्नाटका। वियतनाम की जो बॉर्डर कंट्रीज हैं आप देख सकते हैं, कंबोडिया है, लाओस है, चाइना है। और इन कंट्रीज का आपको कैपिटल का नाम ध्यान रखना है, साथ में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का भी नाम ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं। तो हमारे जो कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कंबोडिया के जो हमारा कैपिटल क्या है फोम फे, और लाओस का हमारा कैपिटल है वेंतेनी। ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड कैंसर डे अभी हाल ही में इसको ऑब्जर्व किया गया, कब इसको मनाया गया है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी। तो सही आंसर है ये हमारा सेलिब्रेट किया गया 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। इसका थीम है काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इसका थीम है आई एम एंड आई विल। और इसको मनाया क्यों जाता है? ये मनाया इसलिए जाता है ताकि लोगों के अंदर जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं, जो भी गलत धारणाएं हैं कैंसर को लेकर के, उसको ख़त्म किया जा सके।
WHO के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 में से 1 लोगों को कैंसर हो जाता है और इसमें करीब 16 लाख लोगों की जान जाती है। और वर्ल्ड में ऐसा जो है केस 1 में से 6 लोग 6 में से 1 लोगों को होता है। ये जो वर्ल्ड कैंसर डे ये कब चालू किया गया? ये हमारा जब चालू किया गया 2000 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर चालू की मीटिंग हुई थी। ये हमारा पहली बार हुआ था पेरिस में। और ये हमारा इसका अगर आप देखेंगे वर्ल्ड कैंसर डे किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल सेंटर यूनियन फॉर इंटरनेशनल सेंटर कंट्रोल के द्वारा, कैंसर कंट्रोल के द्वारा। ये आप नाम ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं किया जाता है, ये हमारा क्या आता है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेस्ड है, नेक्स्ट अमेजन सीईओ कौन बनने वाला है? अगला अमेजन सीईओ कौन बनेंगे? जैसा कि आप लोगों को पता है जेफ बेजोस अभी हटने वाले हैं, तो नया कौन बनेगा? वो बनेंगे हमारे एंडी गैसी। इनका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अमेजन काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि ये मार्केट प्लेस में सामान बेचती है और भी कई सारे काम करती है। जैसे इनकी एक कंपनी है, स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन, अमेजन की है। इन्होंने बोला है कि ये लोगों को लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले आ करके अर्थ को दिखाएंगे। तो इसमें कई सारे लोग इसमें अपना सीट बुक भी कर चुके हैं, तो आपको ध्यान में रखना है ब्लू ओरिजिन भी हमारी अमेजन की ही पार्ट है, अमेजन की स्पेस कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी। अभी ये ट्रीटी है ये किस 2 कंट्री के बीच में है? यूएसए चाइना, यूएसए रसिया, इंडिया पाकिस्तान, चाइना एंड रसिया। तो सही आंसर है ये ट्रीटी हमारे यूएसए और रसिया के बीच में। अभी ये ट्रीटी न्यूज़ में क्यों? न्यूज़ में भी इसलिए है क्योंकि ये ट्रीटी जो है 5 फरवरी 2021 को एक्सपायर होने वाली थी। उसी के पहले जो बिडेन ने फ़ोन किया वो रशिया के प्रेसिडेंट को और उनसे बोला कि वो ट्रीटी को एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी इसको रेटिफाई करके पास करा दिया है और ये ट्रीटी एक्सटेंड हो गई है मैक्सिमम 5 साल के लिए। तो ये 5 फरवरी 2026 तक ये एक्सटेंड कर दिया गया है। इस ट्रीटी में क्या बोला जाता है वो देखते हैं। ये जो ट्रीटी है हमारी ये कब लागू हुई थी? वो लागू हुई थी 5 फरवरी 2011 को। ये ट्रीटी है आगे पहले चलता था स्टार्ट ट्रीटी, उसी का ये नेक्स्ट वर्जन है, उसको बोला गया न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तो ये स्टार्ट ट्रीटी हमारा चलता था 1991 से चलता था, न्यू स्टार्ट हमारा चालू हो गया 5 फरवरी 2011 से। तो इसको जब हमारे ये प्रेसिडेंट बन गए थे यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बोला कि इसको इससे वो अपना नाम वापस ले रहे हैं, मतलब यूएसए से नाम वापस ले लिया। लेकिन अभी जो प्रेसिडेंट आए हैं जो बिडेन, उन्होंने बोला कि नहीं इसको फिर से बढ़ाया जाएगा, जो कि लिमिट करती है वॉरहेड्स को, न्यूक्लियर वॉरहेड जो भी ऑपरेशन है यूएसए और रशिया को, उनको नंबर लिमिट करती है। नंबर कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 1550। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को वो ये लोग अलाउ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेस्ड है, अभी किस ऑर्गेनाइजेशन या फिर मिनिस्ट्री ने बोला है 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड, सबसे खराब वर्ष किसने घोषित किया है? वर्ल्ड बैंक, UNWTO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। तो सही आंसर है ये हमारा घोषित किया गया है विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। इसने ऐसा क्यों बोला? जैसा कि आप लोगों को पता है पैंडेमिक के कारण करीब जो है पूरा एयर ट्रैवल तो बिल्कुल बंद हो गया था। तो इसलिए एयर ट्रैवल को बंद होने के कारण सारे जो इकॉनमी है एयरलाइंस की वो ठप हो गई है। तो इसमें उन्होंने बताया कि करीब 74% उनकी जो है फॉल हुई है एयर ट्रैवल में। साथ ही और कई सारी कंपनीज की हालत खस्ता हो गई है। और उन्होंने बताया कि जो इनमें इनका लॉस हुआ है वो 2009 की ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस से करीब 11 गुना ज़्यादा है। तो इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए कि किसने बोला है 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। तो बोला गया UNWTO द्वारा, UNWTO। और साथ में अभी एक और ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला है, उसका नाम है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने। इन्होंने भी बोला है कि 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड है 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेस्ड है मित्रा स्कीम पे, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने बोला है कि मित्रा स्कीम जो लॉन्च किया जाएगा। ये मित्रा स्कीम जो क्या किस चीज़ से रिलेटेड है? कपड़ा से, शिक्षा से, इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर अक्षय ऊर्जा से? तो सही आंसर है ये हमारा लिंक्ड है टेक्सटाइल से। तो मित्रा का फुल फॉर्म क्या है? मित्रा का फुल फॉर्म है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, इसका है फुल फॉर्म। अगर आप फुल फॉर्म ध्यान में रखते तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता। ये किया क्यों जा रहा है? इसका मेन फोकस है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्लोबली जो है कॉम्पिटिटिव बनाना है, साथ में इन्वेस्टमेंट इसमें और अट्रैक्ट करना है। और जिससे इन्वेस्टमेंट आएगा तो नए नए हमारे कंपनीज लगेंगी और साथ में हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा।
तो इससे क्या फ़ायदा होगा हमारे इकॉनमी को भी और लोगों को भी। और इन्होंने बोला है कि करीब 7 टेक्सटाइल पार्क को 3 साल के अंदर एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेस्ड है, एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमर्जिंग ग्लोबल रिस्क। एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक उभरता वैश्विक जोखिम। ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को या फिर विश्व आर्थिक मंच? तो सही आंसर है इसका यूनाइटेड नेशन। इस रिपोर्ट में डिस्कस किया गया है वर्ल्ड के जितने भी डैम्स हैं उनके बारे में मेजरली डिस्कस किया गया है, क्योंकि कई सारे डैम्स जो है काफ़ी पुराने हैं। पुराने होने के बाद उनकी लाइफ कम हो जाती है। जैसे इंडिया के अंदर ही अगर देखा जाए तो करीब 1000 से भी ज़्यादा डैम हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो चुकी है। और साथ में ये हमारे एनवायरनमेंट, साथ में हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेट हो जाते हैं। तो ये रिपोर्ट जो है कंपाइल की गई थी कनाडा बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ के द्वारा, और ये पब्लिश किया गया है यूएन के द्वारा। इसमें बताया गया है कि कई सारे जो वर्ल्ड के मेजर डैम्स हैं उनको डीकमीशन कर दिया जाएगा, मतलब वो बंद करना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएसए, फ्रांस, कनाडा, इंडिया, जापान, जाम्बिया, जिम्बाब्वे को। तो थोड़ा हम लोग जो इंडिया में जो डैम का जो थ्रेट है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो बता दें, इंडिया में जो वर्ल्ड की जो नंबर ऑफ डैम्स है वो वर्ल्ड में नंबर 3rd है। तो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो इंडिया के करीब 5200 लार्ज डैम है उसमें से करीब 1100 जो हमारे बड़े डैम है वो उनकी ऑलरेडी 50 साल से ऊपर हो जाएंगे 2025 तक। अब कई सारे डैम तो हमारे 100 साल से भी पुराने हैं। जैसे हमारा हो गया कृष्ण राजा सागर डैम, ये 1931 में बना था। मेटूर डैम ये हमारा 1934 में बना था। तो इनको जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको जो है दोबारा रिस्टोर करके नया बनाने के लिए, अदरवाइज ये कभी भी थ्रेट हो सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट और ह्यूमन लाइफ के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अभी हाल ही में एक कमेटी बनाई गई थी किसी के द्वारा। उस कमेटी ने रिकमेंड किया इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी। साइबर बीमा नीति के लिए एक कमेटी ने रिकमेंड किया। तो वो कमेटी किसके द्वारा बनाई गई थी? एलआईसी के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, ईडे के द्वारा या फिर विश्व बैंक के द्वारा? तो सही आंसर है ये बनाया गया था ईडे के द्वारा। ईडे हमारी जो रेगुलेटर है, इंश्योरेंस एजेंसी है पूरे इंडिया की, उसके द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी के हेड कौन थे? पी उमेश। उन्होंने ये कमेटी बनी थी अक्टूबर 2020 में। इस कमेटी ने बोला कि इंडिया के अंदर भी साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साइबर क्राइम और साइबर थ्रेट्स बढ़ रहे हैं। उसको देखते हुए लोगों को इंश्योर होना चाहिए, क्योंकि पैसे कई बार गायब हो जाते हैं, कई बार पैसे कोई और निकाल लेता है। तो साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए तो ये काम लोगों में एक तरीके से एक अच्छा पहल है। तो आराम से लोग, आप हम भी चाहें तो आप लोग भी चाहें तो इसमें इंश्योर करके आराम से बेफिक्र साइबर पे आप काम कर सकते हैं, इंटरनेट पे आराम से काम करिएगा। तो दोस्तों ईरडई है। ईरडई का जो पहली बात तो फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ जाता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हमारी एक ऑटोनोमस बॉडी है, साथ में स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये हमारे लॉ से बैक्ड है। ये लॉ क्या नाम है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। ये 1999 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर हमारा हैदराबाद में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। इसके चेयरमैन हमारे सुभाष चंद्र कुंटिया, सीजीएम हमारे वी जयंत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेस्ड है मेट्रो नियो, इसको हाल ही में बजट में इसके बारे में डिस्कस किया गया था। ये तो कौन सी जगह पे पहली बार अडॉप्ट किया जाएगा? तो सही आंसर है इसका, ये हमारा अडॉप्ट किया जाएगा नासिक में। नासिक कहाँ पड़ता है? वो हमारा पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। दोस्तों इसमें क्या है कि मेट्रो न्यू नाम है, लेकिन ये इसमें सिर्फ मेट्रो नहीं रहेगा, ये होगी हमारी बस। लंबी लंबी बसें होंगी, वो बस काफ़ी लंबी होंगी, करीब 18 से 25 मीटर की, जिसमें कि करीब 200 से 300 लोग को एक बार में ट्रैवल कर सकते हैं। ये ऊपर से जो बिजली, जैसे ट्रैम में होता है बिजली के तारों से कनेक्ट होता है, तो इनको भी बिजली के तारों से कनेक्ट करके इन पर ये ट्रैवल करेंगी। और साथ में ये एयर कंडीशन होगी, साथ में इसमें नए नए सिस्टम लगाए जाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि हमारे जितने भी टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ है वहाँ पे मेट्रो न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इको फ्रेंडली, साथ में हमारे एनवायरमेंट फ्रेंडली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी और एनहांस कर रही है। तो आपको ध्यान में रखना है कहाँ पे मेट्रो न्यू चालू होने वाला है। ये हमारा चालू होने वाला है फर्स्ट नासिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों ये बेस्ड है एशिया का लार्जेस्ट एरोस्पेस और डिफेंस एक्सिबिशन कहाँ पे लगा है। ये आज ही कंक्लूड होने वाला है, आज है 5 तारीख, ये आज कंक्लूड हो जाएगा। तो ग्वालियर, बेंगलुरु, कोच्चि या फिर चंडीगढ़? तो सही आंसर है ये हमारा लगा है बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु में
एक जगह है यलहंका, यलहंका में यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन है, यहीं पे चल रहा है बाइनियल, मतलब कि 2 साल में एक बार चलता है एविएशन एग्जीबिशन चल रहा है। तो यहीं पे हर 2 साल में होता है और इसमें इंडियन और बाहर की जो कंपनी एरोस्पेस कंपनीज है वो पार्टिसिपेट करती हैं। इस बार जो है नंबर ऑफ जो कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही है वो ज़्यादा है, लेकिन इंडियन कंपनीज की इसमें बढ़त ज़्यादा है, जबकि फॉरेन कंपनीज इस बार कम पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसका फर्स्ट एडिशन चालू किया गया था 1996 में और एरो इंडिया 2021 जो है ये 13th एडिशन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इस बात का भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री किसने इनॉग्रेट किया है चौरी चौरा सेंटिनरी सेलिब्रेशन को? चौरी चौरा शताब्दी समारोह का अभी हाल ही में इनॉग्रेशन हुआ है, तो किसके द्वारा किया गया है? रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह या फिर नरेंद्र मोदी? तो सही आंसर है इसका नरेंद्र मोदी। हम नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी चौरी चौरा के 100 साल के वर्षगांठ पे इनको समारोह को उन्होंने इनॉग्रेट किया था। तो चौरी चौरा दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, साथ में अपने हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी, क्योंकि एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी इसका 100 साल हो गया है। 100 ईयर्स होने के बाद आपको पता है कि कोई भी टॉपिक का 100 ईयर्स होता है तो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ये इंसिडेंट हमारा हुआ था 1922 में 4 फरवरी को, जब ये हुआ था गोरखपुर के अंदर, जब लोगों ने एक पुलिस स्टेशन पे आग लगा दिया था। आग लगाने के बाद हमारे जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था। तो इसी के लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है ये चौरी चौरा इंसिडेंट। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है इसका डेट कब हुआ था और ये जो चौरी चौरा है कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी पूछ देते हैं एग्जाम में। तो आपको ध्यान में होना चाहिए ये हमारा लोकेटेड है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारा डेली एमसीक्यू का कार्यक्रम समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हाँ इस पीपीटी का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का आप हमें सजेशन फीडबैक देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए आप फेसबुक लिंक पर भी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।